नमस्कार दोस्तों, एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग यूपीएससी पीटी को मद्देनज़र रखते हुए वीएनआईएस संस्थान के जो है यूपीएससी के जो टेस्ट पेपर हैं उन पे चर्चा करने जा रहे हैं। ये सभी के सभी टेस्ट पेपर जो है अभी हिंदी मीडियम में चलाए जाएंगे। उसके पश्चात जो है बीच बीच में हम लोग इंग्लिश मीडियम में भी लेके आएंगे यही टेस्ट पेपर, बेसिकली विजन आईएएस, दृष्टि आईएएस और संस्कृति आईएएस के। इसके अलावा अन्य संस्थान है जैसे ध्येय आईएएस के, उसके भी यूपीएससी के टेस्ट पेपर लॉन्च हो चुके हैं, तो वो भी लेके आए जाएंगे। साथ ही आईएएस बाबा के भी जो है टेस्ट पेपर है जो हिंदी में आए हैं वो भी लेके आए जाएंगे। तो आज हम लोग विजन आईएएस संस्थान का जो है टेस्ट पेपर नंबर 1 जो है सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट पेपर नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, भारतीय संविधान के संदर्भ में मूल कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संदर्भ में मूल कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे पहला कथन दे रखा है कि मूल कर्तव्य जो है केवल भारतीय नागरिकों तक ही सीमित है, और दूसरा कथन है कि संविधान उनके उल्लंघन के विरुद्ध जो है किसी भी कानूनी प्रतिबंध का प्रावधान नहीं करता है। तो यहाँ पे देखना है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो सही के लिए पूछा गया है। तो पहले समझ लेते हैं कि मूल कर्तव्य होता क्या है। तो जो है कुछ कर्तव्य ऐसे होते हैं जो नैतिक कर्तव्य होते हैं और कुछ जो है नागरिक कर्तव्य होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान जो है एक नैतिक कर्तव्य होता है, और जबकि राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना एक जो है नागरिक कर्तव्य होता है। और जो है तो जहाँ तक जो है कुछ मूल अधिकार होते हैं तो वो सभी लोगों के लिए जो है उपलब्ध होते हैं, चाहे वे नागरिक हों या विदेशी हों। वहीं दूसरी तरफ जो है मूल कर्तव्य केवल नागरिकों के लिए है, ना कि विदेशियों के लिए। इसलिए जो है यहाँ पे देखा जाता है तो पहला कथन सही होगा। इसके अलावा दूसरे कथन की बात कर लेते हैं। तो दूसरा कथन कह रहा है कि संविधान उनके उल्लंघन के विरुद्ध जो है किसी भी कानूनी प्रतिबंध का जो है प्रावधान नहीं करता है। तो कहा गया है कि संविधान में जो है सीधे न्यायालय के माध्यम से इनके क्रियान्वयन की कोई व्यवस्था प्रदान नहीं की गई है, अर्थात जो है उनके उल्लंघन के विरुद्ध कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं है। यद्यपि संसद उपयुक्त विधि द्वारा इसके क्रियान्वयन के लिए स्वतंत्र है। तो यहाँ पे जो है दूसरा कथन भी सही हो जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने नालंदा महाविहार में दानात्मक स्तूपों की खोज की है। इस संदर्भ में नालंदा महाविहार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन देखते हैं। पहला कथन है कि ह्वेनसांग और इत्सिंग दोनों ने इसका दौरा किया। दूसरा है कि इसे गुप्त और पाल दोनों राजवंशों का संरक्षण प्राप्त था। तीसरा कथन है कि यह यूनेस्को का एक विश्व धरोहर स्थल है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है ये पूछा गया है। तो जो है यह जो है यूनेस्को का एक जो है विश्व धरोहर स्थल है, और इसमें जो है 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 13वीं शताब्दी तक एक मठ और शैक्षिक संस्थान के पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पे जो है तीसरा कथन सही हो जाता है। इसके अलावा जो है पहला कथन भी सही है, और जो है नालंदा महाविहार जो है गुप्त राजवंश और जो है कन्नौज के हर्ष और पाल राजवंश के संरक्षण में काफ़ी समृद्ध हुआ था। तो यहाँ पे जो है दूसरा कथन भी सही है। इस प्रकार से यहाँ पे डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अधिनियमों पर विचार कीजिए। पहला है बोनस संदाय अधिनियम 1965, दूसरा है ठेका श्रम
अधिनियम 1970। तीसरा है बंधित श्रम पद्धति 1976। तो उपर्युक्त में से कितने अधिनियम जो है नीति के निर्देशक तथ्यों के क्रियान्वयन हेतु अधिनियमित किए गए थे? तो कितने किए गए थे ये आपको बताना है। तो यहाँ पे तीसरे का देखते हैं ऑप्शन। तो नीति निर्देशक तथ्यों के क्रियान्वयन के लिए 1950 में ही केंद्र और राज्यों में उत्तरवर्ती सरकारों ने कई अधिनियम बनाए, जिनमें से एक था कि बोनस संदाय अधिनियम जो 1965 में बना, तो ये सही है। अगला है ठेका श्रम अधिनियम 1970 बनाया गया, ये भी सही है। एक और बनाया गया बालक श्रम अधिनियम 1986, तो इसका ऑप्शन नहीं है अभी। लेकिन चौथा है कि श्रमिक वर्गों के हितों की रक्षा के लिए जो है बंधित श्रम पद्धति अधिनियम बनाया गया 1976, तो ये भी सही है। तो इस प्रकार से यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि भारतीय संविधान के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने पहली बार केंद्रीय बजट को प्रांतीय बजट से पृथक कर दिया और प्रांतीय विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत किया? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पे जो है देखते हैं, तो वर्ष 1919 में जो है भारत सरकार अधिनियम को जो है अधिनियमित किया गया था और यह वर्ष 1921 में लागू हुआ। जो यह अधिनियम था भारत सरकार जो है अधिनियम, तो इस अधिनियम को जो है मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना गया। और उस समय जो है मोंटेग्यू भारत के राज्य सचिव हुआ करते थे और जो है लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। तो इस दौरान जो है कुछ अधिनियम थे जिनकी काफ़ी विशेषताएं थी, जो मतलब कि भारत के जो है विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसी कड़ी में इस जो है अधिनियम के बारे में बात करते हैं। तो ये अधिनियम था बी ऑप्शन 1919 का भारत सरकार अधिनियम जो पारित हुआ था। इसकी कुछ विशेषताएं थी, उन पे जो है बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो जो है इस अधिनियम ने जो है केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची की पहचान कर उन्हें पृथक कर प्रांतों पर केंद्रीय नियंत्रण को कम कर दिया और जो है इसने जो है प्रांतीय विषयों को पुनः 2 भागों में विभाजित किया। एक पहला भाग था हस्तांतरित और दूसरा था आरक्षित। तो हस्तांतरित विषयों को जो है गवर्नर द्वारा शासित किया जाता था और इस कार्य में जो है वह उन मंत्रियों की सहायता लेता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। इसके अलावा दूसरा जो भाग था जिसको आरक्षित नाम दिया गया, उसके तहत जो है आरक्षित विषयों पर जो है गवर्नर जो है कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था, जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं होता था। लेकिन जबकि जो है हस्तांतरित जो है भाग था उसमें जो है उत्तरदायी होते थे। लेकिन जो है शासन की इस दोहरी व्यवस्था को जो है उस समय जो है द्वैध शासन की व्यवस्था कहा गया। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जो है लेकिन एक बात का जिक्र है यहाँ पे, केंद्रीय बजट का जिक्र है। केंद्रीय बजट को प्रांतीय बजट से पृथक कर दिया गया। तो यहाँ पे जो है इसने जो है मतलब कि इसमें एक और प्रावधान किया गया कि इसने जो है पहली बार केंद्रीय बजट को प्रांतीय बजट से पृथक कर दिया और प्रांतीय विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत कर दिया। जैसे कि अभी जो है देखा जाता है कि यूनियन बजट अलग से आता है और जो है राज्य सरकारें अपना स्वयं का बजट अलग से लेके आती हैं। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां है कि वस्तु एवं सेवा कर परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन यहाँ पे बोला गया है कि वस्तु एवं सेवा कर परिषद एक जो है संवैधानिक निकाय है और दूसरा कथन कह रहा है कि केंद्रीय राजस्व सचिव इस परिषद के पदेन सचिव के रूप में कार्य करता है। तो यहाँ पे उपर्युक्त कथनों में से ये देख के बताना है आपको कि कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा कथन सही है। तो हालांकि थोड़ा सा जीएसटी के बारे में बात कर लेते हैं, जिसको हिंदी में वस्तु एवं सेवा कर बोलते हैं। तो यह जो है 8 सितंबर 2016 को जो है 101वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पारित किया गया और इसके तहत जो है संविधान में एक नया अनुच्छेद 279A जोड़ा गया और एक संवैधानिक निकाय के रूप में जीएसटी परिषद अस्तित्व में आया। और जीएसटी परिषद जो है जीएसटी से संबंधित मुद्दों पर निर्णय लेता है और इस अनुच्छेद ने जो है राष्ट्रपति के आदेश द्वारा जीएसटी परिषद गठित करने का अधिकार दिया।
इसके अनुसार जो है राष्ट्रपति ने 2016 में एक आदेश जारी कर इस परिषद का गठन किया। तो यहाँ पे आपको पता चल गया है कि एक जो है संवैधानिक निकाय है जो है वस्तु एवं सेवा कर परिषद। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि जीएसटी परिषद का सचिवालय जो है नई दिल्ली में स्थित है और इसका जो है केंद्रीय राजस्व सचिव जो है इस परिषद के पदेन सचिव के रूप में कार्य करता है। यह भी इसमें प्रावधान है। तो दूसरा कथन भी सही है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा देखा जाए तो इसमें जो है जो संशोधित संविधान के अनुच्छेद है 279A, इसके अनुसार जो है जीएसटी परिषद केंद्र और राज्यों का एक संयुक्त मंच होगा और जो है इसमें जो है एक केंद्रीय वित्त मंत्री होगा। जो केंद्रीय वित्त मंत्री होगा वो अध्यक्ष होगा और जो है केंद्रीय राज्य मंत्री होगा वो वित्त राज्य के प्रभारी सचिव के रूप में कार्य करेगा और एक जो है वित्त या कराधान की प्रभारी मंत्री या जो है प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा नामित कोई अन्य मंत्री जो है सदस्य के रूप में होगा। जैसे किसी उत्तर प्रदेश का जो है वित्त मंत्री है तो उसके सदस्य के रूप में नामित होगा। तो ये कुछ प्रावधान किए गए हैं। बाकी जो है ये परिषद जो है जब दरों का जो है प्रावधान किया जाता है या कुछ भी अमेंड किया जाता है तो इसकी एक परिषद की जो है एक बैठक होती है, उसमें जो है निर्णय लिया जाता है कि क्या बदलाव करने हैं। तो इसी परिषद के माध्यम से ही जीएसटी में बदलाव किए जाते हैं। आगे बढ़ते देखते क्वेश्चन नंबर 6वां। क्वेश्चन नंबर 6वां है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को प्राप्त असाधारण शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे देखते हैं कि पहला कथन क्या है कि वह राज्य सरकार के कार्यों और राज्यपाल या राज्य में किसी अन्य कार्यकारी प्राधिकारी की शक्तियों को ग्रहण कर सकता है। और जो है वह दूसरा कथन है कि वह घोषणा कर सकता है कि राज्य विधायिका की शक्तियों का प्रयोग संसद द्वारा किया जाएगा। और तीसरा कथन है कि वह संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय में निहित शक्तियों को स्वयं ग्रहण कर सकता है या उनसे संबंधित संवैधानिक प्रावधानों को निलंबित कर सकता है। तो ये प्रावधान किसके बारे में पूछा जा रहा है? किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन के प्रवर्तन के दौरान जो है राष्ट्रपति को प्राप्त जो शक्तियां हैं उसके संदर्भ में ये पूछा जा रहा है। तो बताना है आपको कि क्या सही है। तो जो है जैसे राष्ट्रपति शासन लगता है तो उस दौरान जो है पहले बात कर लेते हैं कि राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन लगता है तो उसका प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो उसका प्रावधान जो है आपातकाल का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 356 में लागू किया जाता है और इसे लोकप्रिय रूप से राष्ट्रपति शासन के रूप में भी जाना जाता है। तो इसे जो है हालांकि अलग अलग शब्द दिए गए हैं, अदर जो है टर्मिनोलॉजी में नाम दिया गया है। इसे राज्य आपात या जो है संवैधानिक आपातकाल भी कहा जाता है। ठीक है, लेकिन जो है प्रावधानों पे हम चलते हैं कि क्या शक्तियाँ प्राप्त हैं। तो पहला है कि वह राज्य सरकार के सभी कार्यों या किसी कार्य को अपने हाथ में ले सकता है। ठीक है, साथ ही उसे राज्यपाल या राज्य में किसी अन्य जो है कार्यकारी प्राधिकारी में निहित शक्तियों को जो है शक्तियाँ जो है उसे प्राप्त होती हैं। तो यहाँ पे जो है पहला ऑप्शन सही हो जाता है। दूसरा ऑप्शन की बात करते हैं तो वह घोषणा कर सकता है कि राज्य विधायिका की शक्तियों का प्रयोग संसद द्वारा किया जाएगा। यह भी कथन सही है। अब बात करते हैं, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि राष्ट्रपति को संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय में निहित शक्तियाँ प्राप्त नहीं होती हैं। उच्च न्यायालय में निहित शक्तियों को स्वयं ग्रहण नहीं कर सकता है क्योंकि उसे शक्तियाँ ऐसी प्राप्त ही नहीं है, या वह उनसे संबंधित जो है संवैधानिक प्रावधानों को निलंबित नहीं कर सकता है जो उच्च न्यायालय से संबंधित है। तो यहाँ पे ये कथन गलत हो जाता है। तो यहाँ पे केवल जो है बी ऑप्शन सही जवाब होगा। पहला और दूसरा कथन सही है। सही के लिए पूछा गया था तो यहाँ पे ये सही है, क्योंकि जो है देखा जाता है कि राष्ट्रपति शासन के दौरान भी जो संबंधित राज्य का जो है उच्च न्यायालय होता है उसकी जो है संवैधानिक स्थिति, स्तर, शक्तियाँ और कार्य जो है पूर्ववत बने रहते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। सिर्फ जो है विधायिका के अंतर्गत जो है सरकार है उसमें परिवर्तन आते हैं, लेकिन जो है न्यायपालिका में कोई परिवर्तन नहीं आता है। आगे बढ़ते देखते क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि सरकार की अध्यक्षीय प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे जो है देख लेते हैं। पहला कथन है कि राष्ट्रपति सरकार का वास्तविक प्रमुख होता है। दूसरा कथन है कि राष्ट्रपति विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। तीसरा कथन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका
या अमेरिका सरकार की अध्यक्षीय प्रणाली का अनुसरण करता है? तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करना है। तो यहाँ पे देखते हैं, तो अध्यक्षीय प्रणाली में सरकार के प्रमुख का जो है निर्वाचन जो है विधायिका से स्वतंत्र रूप में किया जाता है, जबकि इसके विपरीत जो है संसदीय व्यवस्था में सरकार का प्रमुख जो है प्रत्यक्ष रूप से विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है। तो यहाँ पे जो है देखा जाए तो जो है राज्य का वास्तविक प्रमुख के बारे में बात की जाए तो इस व्यवस्था में जो है राज्य का प्रमुख जो है वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होता है। तो इसलिए यहाँ पे पहला कथन सही है। और जो है कहा जाए कि जो है इस व्यवस्था में जो है राष्ट्रपति का पद जो है सिद्धांत और व्यवहार दोनों में बहुत शक्तिशाली होता है। और ऐसी व्यवस्था वाले देशों में जो है संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील और अधिकांश लैटिन अमेरिका देश शामिल किए गए हैं। तो यहाँ पे जो है पहला और तीसरा कथन सही है। लेकिन जो है इस व्यवस्था में जो है राष्ट्रपति को आमतौर पर जो है लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है। यह शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित है और राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है विधायिका से स्वतंत्र रूप में किया जाता है। इस प्रकार वह विधायिका के प्रति जवाबदेह नहीं है। विधायिका के प्रति जवाबदेह नहीं है, यहाँ पे जवाबदेही के लिए पूछा गया है। तो जवाबदेही नहीं है, हालांकि विधायिका के द्वारा जो है निर्वाचित होता है लेकिन उसके प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। तो इसलिए ये जो है कथन गलत हो जाता है। तो यहाँ पे पहला और तीसरा सही है, तो सी ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8वां है, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण यानी एनआईए संशोधन अधिनियम 2019 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 8वें में देखते हैं, पहला कथन है कि इस अधिनियम के प्रावधान भारत या विदेश में किए गए उन अनुसूचित अपराधों पर लागू होता है जो भारत के हितों को प्रभावित करते हैं। और दूसरा कथन है कि यह जो है यह राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण जो है अधिनियम के तहत शामिल अपराधों की सुनवाई करने के लिए राज्य उच्च न्यायालयों को विशेष न्यायालयों के रूप में नामित करता है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो है केवल जो है पहला कथन सही है और दूसरा कथन गलत है, क्योंकि जो है इस अधिनियम के तहत जो है एनआईए अधिनियम के प्रावधानों को उन व्यक्तियों पर लागू किया गया है जो भारत के बाहर भारतीय नागरिकों के विरुद्ध या भारत के हितों को प्रभावित करने वाला कोई अनुचित अपराध करते हैं। लेकिन इसमें प्रावधान ये भी किया गया है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें जो है एनआईए अधिनियम के तहत अपराधों की सुनवाई करने के लिए सत्र न्यायालयों को विशेष न्यायालयों के रूप में नामित कर सकती है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ये कथन जो है गलत हो जाता है। यहाँ पे लिखा है उच्च न्यायालयों को विशेष न्यायालयों में नामित कर सकता है, लेकिन जो है प्रावधान में ये लिखा है कि सत्र न्यायालयों को भी जो है विशेष न्यायालयों के रूप में नामित कर सकता है जो है। तो यहाँ पे जो है दूसरा ऑप्शन गलत हो जाता है, पहला ही सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के ऐतिहासिक आधारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने पहली बार अध्यादेश को शुरू किया। तो यहाँ पे जो है 9वें का सही जवाब है बी ऑप्शन 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, क्योंकि जो है 1861 का वर्ष 1857 के महान विद्रोह के पश्चात जो है ब्रिटिश सरकार ने महसूस किया कि देश के प्रशासन में भारतीयों का सहयोग लेना जरूरी हो गया है, और इसलिए जो है एसोसिएशन की इस नीति के अनुसरण में ब्रिटिश संसद द्वारा 1861, 1892
और 1909 में 3 अधिनियम बनाए गए, जिसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण था वर्ष 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, जो भारत के संवैधानिक और राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में जानी जाती है। इसकी कुछ विशेषताएं थी इस अधिनियम की, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो इसने जो है भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया से संबंध कर जो है प्रतिनिधि संस्थानों की शुरुआत की, और इस प्रकार यह प्रावधान किया गया कि वायसराय को कुछ भारतीयों को अपनी विस्तारित परिषद के गैर सरकारी सदस्यों के रूप में मनोनीत करना चाहिए। और 1862 में जो है तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों, जिनमें से एक थे बनारस के राजा और जो है पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव, को अपनी जो है विधान परिषद में मनोनीत किया। उन्होंने किन्ने किया? लॉर्ड कैनिंग जो वायसराय थे, उन्होंने 1862 में इस जो है अधिनियम के तहत 3 लोगों को मनोनीत किया। और इसने जो है इस अधिनियम ने जो है बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी को जो है विधायी शक्तियां पुनः प्रदान करके विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया भी शुरू की। और इसने जो है बंगाल, उत्तर पश्चिमी प्रांतों और पंजाब के कई विधान परिषदों की स्थापना का भी प्रावधान किया, जिनकी स्थापना 1862, 1886 और 1897 में की गई। इसके अलावा जो है लॉर्ड कैनिंग ने जो है इस अधिनियम के तहत जो है 1859 में जो है पोर्टफोलियो प्रणाली को भी मान्यता दी, और इसके तहत जो है वायसराय की परिषद के एक सदस्य को सरकार के एक या एक से अधिक विभागों का प्रभारी बनाया गया, और उसे उसके विभागों के मामलों पर जो है परिषद की ओर से अंतिम आदेश जारी करने के लिए भी अधिकृत किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10वां। 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रस्तावना में निहित शब्दों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहां पे देखा जाए, पहला कथन है कि गणतंत्र शब्द जो है जर्मन संविधान से लिया गया है। दूसरा कथन है कि प्रस्तावना में जो है न्याय के आदर्शों को सोवियत संविधान से अपनाया गया है। तो बताइए जो है कौन सा कथन जो है सही होगा। प्रस्तावना में जो गणतंत्र और स्वतंत्रता, समानता व बंधुता के आदर्शों को जो है फ्रांसीसी संविधान से लिया गया है, ना कि जर्मन संविधान से। तो पहला ऑप्शन गलत हो जाता है। और जो है उद्देशिका में जो प्रस्तावना है उसमें जो है मौलिक कर्तव्यों और न्याय के आदर्शों, जिसमें जो है सामाजिक न्याय, आर्थिक और राजनीतिक न्यायों को व्यवस्थित किया गया है, को जो है सोवियत संविधान यानी जो है वर्तमान के रूस जो है उससे लिया गया है। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 11वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। पहला है कि कल्याणकारी राज्य, दूसरा है संविधान एवं संविधान का जो है पंथ निरपेक्ष चरित्र, तीसरा है समता का सिद्धांत, चौथा है मूल अधिकारों पर नीति निर्देशक तथ्यों की सर्वोच्चता। तो उपर्युक्त में से कितनी विशेषताएं जो है भारतीय संविधान की मूल संरचना का भाग हैं। तो यहाँ पे जो है देखा जाए, पहले थोड़ा सा एक टॉपिक पे चर्चा कर लेते हैं। एक केस है केशवानंद भारती वाद जो हुआ था 1973 में। उसमें जो है उच्चतम न्यायालय ने गोलकनाथ वाद जो हुआ था 1967 में दिए गए अपने निर्णय को खारिज कर दिया, यानी जो है ओवर रूल कर दिया। और इसने जो है 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 की वैधता को बरकरार रखा गया, और कहा गया कि संसद को किसी भी मूल अधिकार को सीमित करने या वापस लेने का अधिकार है। साथ ही उच्चतम न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना का एक नया सिद्धांत प्रतिपादित किया, और उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 368 के तहत जो है संसद की संवैधानिक शक्ति इसे संविधान की मूल संरचना को बदलने की शक्ति नहीं देती है। और इसका अर्थ यह हुआ कि संसद किसी ऐसे मूल अधिकार को सीमित नहीं कर सकती अथवा वापस नहीं ले सकती जो संविधान की मूल संरचना का भाग है। इसके अलावा जो है उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत की जो है इंदिरा नेहरू वाद जो 1975 में हुआ, उसमें जो है पुनः पुष्टि की और इसे लागू भी किया। इसके अलावा कहा गया कि मूल संरचना के जो तत्व हैं उनका जिक्र आया है क्वेश्चन में, तो उन पर चर्चा कर लेते हैं हम। तो जिनमें शामिल है देखते जाइएगा, उसके हिसाब से मिलान होता जाएगा कौन से सम्मिलित है। तो पहला है कि संविधान की सर्वोच्चता, तो इसमें है जिक्र, कहीं इसमें जो है जिक्र नहीं है, ठीक है। दूसरा है भारतीय राजनीति की संप्रभु लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक प्रकृति, ये भी नहीं है, ठीक है, लेकिन ये भी मूल संरचना का तत्व है। इसके अलावा जो है संविधान का पंथ निरपेक्ष चरित्र, यह है, तो दूसरा यहाँ पे सही हो जाएगा।
अगला है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण, ये भी नहीं है लेकिन भाग है। संविधान का संघीय स्वरूप है। अगला है राष्ट्र की एकता और अखंडता, ये भी नहीं है। अगला है कल्याणकारी राज्य, जिसमें सामाजिक आर्थिक न्याय शामिल किया गया है, तो पहला भी सही है। अगला है न्यायिक समीक्षा, उससे अगला है व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं गरिमा, उससे अगला है संसदीय प्रणाली, उसके बाद है विधि का शासन, इसके पश्चात है मूल अधिकारों और नीति निर्देशक तथ्यों के बीच सामंजस्य और संतुलन, तो यहाँ पे जो है चौथा भी सही है। इसके अलावा है समता का सिद्धांत, तो जो है ये भी सही है। तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा कि चारों जो है भारतीय संविधान की मूल संरचना के भाग हैं। इसके अलावा और भी होते हैं, जैसे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संविधान में संशोधन करने की जो है संसद की सीमित शक्ति, न्याय तक जो है प्रभावी पहुंच, और भी मतलब कि हैं, लेकिन जो है अभी बहुत सारे क्वेश्चन पेंडिंग है, तो कुछ यहीं पे छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। भारत की संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो एक तरफ समिति का जिक्र किया गया है, दूसरी तरफ उनके अध्यक्षों का जिक्र किया गया है। तो पहली समिति का नाम है जो है संघीय संविधान समिति। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पे जो है ये पहला युग्म सुमेलित है। अगला समिति का नाम है संचालन समिति। संचालन समिति जो है इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल लिखा है, ये सुमेलित नहीं है, तो दूसरा गलत, पहला सही है। अगला है प्रक्रिया जो है नियम समिति, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दिया है, इसलिए ये मिलान सही है, तीसरा मिलान। तो यहाँ पे जो है 2 युग में सही सुमेलित है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। तो कुछ और अन्य जो है समितियों के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो एक जो थी संघ शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। एक थी प्रांतीय संविधान समिति, जिसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। एक थी प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। इसके अलावा जो है मूल अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजाति और बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति थी, उसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे JP कृपलानी, और अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे HC मुखर्जी। ये जो है कुछ जो है अध्यक्षों के नाम थे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से अधिकार जो है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण के अधिकार का हिस्सा है। तो यहाँ पे देखते हैं 13वें को देखते हैं पहले। तो अनुच्छेद 21 में घोषणा की गई है कि विधि द्वारा जो है स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त जो है किसी भी अन्य प्रकार से किसी व्यक्ति को उसके जीवन या दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा, और यह अधिकार भारत के नागरिकों और विदेशी नागरिकों दोनों को प्राप्त है। तो अब यहाँ पे देखते हैं 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहले तो समझ लिया अनुच्छेद 21 के तहत जो है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संदर्भ में जो संरक्षण का अधिकार प्राप्त है। तो पहला है कि किसी राज्य से बाहर न निकाले जाने का अधिकार, और जो है तो यहाँ पे जो है तो यहाँ पे जो है दूसरा है विदेश यात्रा करने का अधिकार, तीसरा है मौन रहने की स्वतंत्रता, चौथा है पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क का अधिकार। तो उच्चतम न्यायालय ने जो है मेनका गांधी मामले में जो है निर्णय दिया। उसके बाद जो है एक अन्य मामले में जो है इसको पुनः स्थापित किया गया, और अनुच्छेद 21 के हिस्से के रूप में कुछ अधिकारों की जो है व्यवस्था की गई, जैसे कि जो है मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार है, ठीक है, जीवन रक्षा का अधिकार है, निजता का अधिकार है, जो है आश्रय का अधिकार है, स्वास्थ्य का अधिकार है, और 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है, निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार है, विदेश यात्रा करने का अधिकार है। तो यहाँ पे जो है दूसरा सही है। और जो है किसी राज्य से बाहर न निकाले जाने का अधिकार है, तो पहला भी सही है। निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है, बंधुआ मजदूरी करने के विरुद्ध अधिकार है, हिरासत में शोषण के विरुद्ध अधिकार है, आपातकालीन चिकित्सा सुविधा का अधिकार है, कैदी के लिए जीवन की आवश्यकताओं का अधिकार है, सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार है, पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क का अधिकार है। तो यहाँ पे जो है चौथा भी सही है, लेकिन तीसरे का जिक्र नहीं है, मौन रहने की स्वतंत्रता का अधिकार नहीं, सूचना का अधिकार है हालांकि। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन है कि राज्यों के महाधिवक्ता के संदर्भ में
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि वह अपने पद पर राज्य के राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत बना रहता है। दूसरा कथन है कि उसे राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार है। तीसरा कथन है कि उसे वे सभी विशेषाधिकार और तीसरा कथन है कि उसे वे सभी विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां प्राप्त हैं जो राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य के लिए उपलब्ध है। तो आपको उपर्युक्त कथनों में से देख के बताना है कितने कथन सही हैं। तो कितने कथन सही हैं ये आपको बताना है। तो संविधान के अनुच्छेद 165 में जो है राज्यों के जो है महाधिवक्ता का प्रावधान किया गया है और वह राज्य का सर्वोच्च जो है विधिक अधिकारी होता है और संविधान द्वारा महाधिवक्ता के कार्य को निश्चित नहीं किया गया है। हालांकि इसके अलावा जो है संविधान में उसे हटाने की प्रक्रिया और आधार का भी वर्णन नहीं किया गया है। वह अपने पद पर राज्यपाल के जो है प्रसाद पर्यंत बना रहता है। इसका अर्थ ये हुआ कि उसे राज्यपाल द्वारा कभी भी हटाया जा सकता है। तो यहाँ पे पहला सही है। और दूसरा है कि इसके अतिरिक्त जो है उसे राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों या राज्य विधानमंडल की किसी भी समिति अथवा सभा की कार्यवाही में बिना मताधिकार के बोलने और भाग लेने का अधिकार है। तो दूसरा भी सही है। और उसे वे सभी विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां प्राप्त हैं जो राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य के लिए उपलब्ध हैं। तो ये भी सही है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय मानक ब्यूरो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे देखते हैं। पहला कथन है कि यह भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 1986 के तहत स्थापित एक जो है संविधिक निकाय है। दूसरा है कि यह उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत विनियमित है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? दोनों ही कथन सही हैं, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1986 में। और जो है इसने जो है तत्कालीन भारतीय मानक संस्थान का स्थान लिया था। जो BIS की स्थापना जो है BIS अधिनियम 1986 के तहत हुआ था और इसने तत्कालीन भारतीय मानक संस्थान यानी ISI का स्थान लिया था। और भारतीय मानक संस्थान की स्थापना जो 1947 में हुई थी यानी ISI की स्थापना जो है 1947 में हुई थी, जो अब बदल के जो है BIS हो गई है। ठीक है। और जो है ये जो है BIS जो है 2016 में जो अधिनियम बना उसके ढांचे के तहत कार्यरत है। और जो है कहा जा सकता है कि ये जो है राष्ट्रीय मानक निकाय है और ये भारत सरकार के अधीन जो है उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तत्वाधान में कार्य कर रही है। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन सही होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। 16 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षा के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? शिक्षा के अधिकार के लिए भी हम बात कर चुके कि जो है अनुच्छेद 21A में जो है घोषणा की गई है कि राज्य जो है 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाएगा। तो इसके लिए प्रावधान दिए गए हैं। तो पूछा गया है कि कौन सा जो है इसमें जो है ऑप्शन सही है। तो पहला दे रखा है कि इसे शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित होने के बाद जोड़ा गया, यानी RTE अधिनियम के बाद जोड़ा गया। और 86वें संशोधन से पहले संविधान में बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का कोई प्रावधान नहीं था। तीसरा है कि इसमें शामिल है कि राज्य 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक सभी बच्चों के लिए शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। और चौथा है कि यह प्रावधान केवल प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकार बनाता है, उच्च शिक्षा को नहीं। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। डी ऑप्शन सही है। यह व्यवस्था जो है 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2000 के अंतर्गत की गई और यह संशोधन देश में जो है सर्व शिक्षा के लक्ष्य में एक मील का पत्थर साबित हुआ। और सरकार ने यह कदम जो है नागरिकों के अधिकार के मामले में द्वितीय क्रांति के तहत उठाया था।
आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में अपनाए गए चुनाव के तरीकों के संदर्भ में जो है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम संबंधित जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में अपनाए गए चुनाव के तरीकों के संदर्भ में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह एक जो है बहुलवादी मतदान पद्धति है। तो इसके दो कथन दिए गए हैं कि भारतीय संविधान ने जो है लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव के लिए फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम पद्धति निर्धारित की, और दूसरा कथन है कि इस प्रणाली में जो है उम्मीदवार को जो है निर्वाचित होने के लिए 50% से अधिक मत प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। तो आपको देख के बताना है कौन से कथन सही है। तो संविधान में जो है राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव के मामले में आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया गया है। हालांकि लोकसभा के मामले में ऐसी किसी प्रणाली को प्राथमिकता नहीं दी गई है। तो यहाँ पे जो है राज्यसभा के लिए है, लेकिन जो है ऑप्शन में लिखा है दोनों के लिए, तो ये गलत हो जाता है। लोकसभा के सदस्यों के चुनाव के लिए जो है FPTP यानी क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को अपनाया गया है, इसलिए जो है पहला कथन गलत हो जाता है। इसके अलावा जो कहा जाता है कि जो है इस प्रणाली में जो है बहुमत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को जो है निर्वाचित घोषित किया जाता है। निर्वाचित होने के लिए कुल मतों का 50% प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए जो है यहाँ पे जो है ये भी ऑप्शन गलत हो जाता है। तो डी ऑप्शन यहाँ सही मानेंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 18 है। भारत में सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि यह एक न्यायिक नवाचार है और संवैधानिक प्रावधानों के तहत जो है स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख नहीं किया गया है। और दूसरा कथन है कि इसका अर्थ है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होगी। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे देखा जाए तो सही के लिए पूछा गया है। तो सामूहिक उत्तरदायित्व के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। क्या होता है? यह एक अवधारणा है जिसके अंतर्गत जो है सरकार के व्यक्तिगत सदस्यों अर्थात जो है मंत्रियों को सरकार के कार्यों और निर्णय के लिए सामूहिक रूप से जवाबदेह ठहराया जाता है। और भारत के संविधान के अनुच्छेद 75(3) में इसको उपबंधित किया गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। और इसके अलावा जो है अनुच्छेद जो है 75(3) जो है केंद्र में सामूहिक उत्तरदायित्व से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 164(3) राज्य सरकारों से संबंधित है। इसलिए जो है दोनों ही कथन यहाँ पे गलत हो जाते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। हाल ही में जो है उच्चतम न्यायालय ने कहा भी है कि सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत को लागू करके किसी मंत्री द्वारा दिए गए बयान को अप्रत्यक्ष रूप से सरकार के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, भले ही वह बयान राज्य के किसी मामले को लेकर दिया गया हो या सरकार का बचाव करने के लिए दिया गया हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। 19 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा अब तक केवल 2 बार की गई है। दूसरा कथन है कि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा अक्टूबर 1962 और 1975 में की गई। तो उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो यहाँ पे जो है देखा जाए तो जो है पहला कथन यहाँ पे गलत है कि 2 बार की गई, किंतु जो है दूसरा कथन यहाँ पे सही है, क्योंकि जो है भारत में अब तक जो है 3 बार यथा 1962, 1971 और 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की गई। और यहाँ पे 2 बार का ही जिक्र है। तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। इसको और विस्तार से समझ लेते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल की पहली उद्घोषणा अक्टूबर 1962 में नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी अर्थात वर्तमान अरुणाचल प्रदेश में चीनी आक्रमण के कारण की गई थी। यह उद्घोषणा जनवरी 1968 तक लागू रही। और यह उद्घोषणा के कारण जो है 1965 में पाकिस्तान के विरुद्ध जो युद्ध हुआ उसमें नया आपातकाल जारी करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। इसके अलावा राष्ट्रीय आपातकाल की दूसरी उद्घोषणा जो हुई वो दिसंबर 1971 में पाकिस्तान के आक्रमण के फलस्वरूप की गई। यह आपातकाल जो है 1975 में भी प्रभावी था, इसलिए जो है सेकेंड ऑप्शन सही है।
इसके अलावा जो है तीसरी उद्घोषणा आपातकाल की जून 1975 में की गई और मार्च 1977 में दूसरी और तीसरी दोनों आपात उद्घोषणाएं वापस ले ली गई। तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। हाल ही में जारी की गई वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है कि यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी की जाती है। दूसरा कथन है कि इसे वर्ष में एक बार जारी किया जाता है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे 20 का देखते हैं। तो इसे विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है और ये जो है वैश्विक आर्थिक संभावना जो है यानी ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट जारी की गई है। इसके संदर्भ में एक रिपोर्ट का नाम है और इसे वर्ष में 2 बार जारी किया जाता है, ना कि एक बार। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा कि दोनों ही कथन गलत हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि इसने प्रांतों और रियासतों को इकाइयों के रूप में मानकर एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया। दूसरा कथन है कि इसने सभी प्रांतों में द्विसदनी व्यवस्था लागू की। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे देखा जाए तो 21 का जो है पहला कथन सही है, लेकिन जो है दूसरा कथन गलत है, क्योंकि जो है इस अधिनियम के तहत जो है भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में एक मील का पत्थर साबित हुआ यह अधिनियम। और यह एक लंबा और विस्तृत दस्तावेज था जिसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थीं। इस अधिनियम की कुछ विशेषताएं थी जिनमें से जो है इसे जो है प्रांतों और रियासतों को इकाई के रूप में मानकर एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का जो है प्रावधान किया गया। और इसके तहत जो है इस अधिनियम के तहत केंद्र और इकाइयों के बीच में जो है 3 सूचियों के आधार पर शक्तियों का बंटवारा किया गया, जिसमें संघीय सूची थी जिसमें 59 विषयों को शामिल किया गया, राज्य सूची थी जिसमें 54 विषय थे, और समवर्ती सूची थी दोनों के लिए, संघीय सूची और राज्य सूची के लिए, जिसमें 36 विषय थे। तो इसीलिए यहाँ पे पहला कथन सही हो जाता है। लेकिन जो है दूसरे कथन के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो इसने जो है 11 प्रांतों में से 6 में द्विसदनी व्यवस्था प्रारंभ की, ना कि सभी में, जिनमें से जो है बंगाल, बंबई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम में जो है द्विसदनी विधान परिषद और विधान भवन बने। हालांकि इन पर कई प्रकार के प्रतिबंध भी लगे, इसलिए जो है कथन 2 गलत हो जाता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही जवाब होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित भाषाओं पर विचार कीजिए। पहला है सिंधी, दूसरा हिंदी, तीसरा है संथाली, चौथा है नेपाली। तो उपर्युक्त में से कितनी भाषाओं को प्रारंभ में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था? तो इसमें 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है, लेकिन मूल रूप से संविधान की 8वीं अनुसूची में 14 ही भाषाएं जो है वर्णित थी, जिसमें असमिया, बंगाली, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, तेलुगु, तमिल और उर्दू। तो यहाँ पे जो है सही जवाब होगा केवल एक भाषा। इसके पश्चात जो है सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन अधिनियम जो 1967 में हुआ उसके द्वारा, और कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 71वें संविधान संशोधन अधिनियम जो 1992 में हुआ उसके द्वारा। इसके अलावा बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को जो 92वां संविधान संशोधन हुआ 2003 में, उसके तहत इन भाषाओं को जोड़ा गया। लेकिन एक बात और है कहने की कि अंग्रेजी भाषा जो है 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध नहीं है। अगला है क्वेश्चन नंबर 23। भारतीय संविधान की निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। पहला है कि लिखित संविधान, दूसरा है एकीकृत न्यायपालिका, तीसरा है द्विसदनीय व्यवस्था। तो उपर्युक्त में से कितनी भारतीय संविधान की संघीय विशेषताएं हैं? तो यहाँ पे जो है देखा जाए द्वैध शासन पद्धति और लिखित संविधान, तो पहला सही है, और जो है शक्तियों का विभाजन, और जो है संविधान की सर्वोच्चता, कठोर संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका और द्विसदनीय व्यवस्था, और जो है एकीकृत न्यायपालिका भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता भी है। तो यहाँ पे देखा जाए सही जवाब क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन केवल 2।
तो जो एकीकृत न्यायपालिका की बात आई है तो उसके लिए कहा जाता है कि एकीकृत न्यायपालिका जो है भारतीय संविधान की एकात्मक व्यवस्था है, विशेषता है। तो यहाँ पे जो है दूसरा ऑप्शन गलत है, लेकिन पहला और तीसरा सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के संशोधन की प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि संविधान में संशोधन के लिए कोई विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। दूसरा है कि विधेयक को किसी मंत्री या गैर सरकारी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। तीसरा है राष्ट्रपति अधिक विचार विमर्श के लिए विधेयक पर अपनी सहमति रोक सकता है। तो भारत के संविधान के संशोधन प्रक्रिया के तहत देखा जाए तो अनुच्छेद 368 में जो है संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है, जिसके तहत जो है कुछ प्रावधान किए गए हैं, जिसमें संविधान के संशोधन का प्रारंभ जो है संसद के किसी भी सदन में इस प्रयोजन के लिए विधेयक जो है पुनः स्थापित करके ही किया जा सकता है, ना कि राज्य विधानमंडल में। तो यहाँ देखा जाए तो विधेयक को किसी मंत्री या गैर सरकारी सदस्य द्वारा जो है पुनः स्थापित किया जा सकता है और इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन लोकसभा का मनोनीत सदस्य जो है मंत्री या गैर सरकारी सदस्य हो सकता है। तो यहाँ पे जो है पहला जो है कथन गलत है और दूसरा सही है। लेकिन जो है यदि विधेयक जो है संविधान के संघीय प्रावधानों में संशोधन करने से संबंधित है तो इसे आधे राज्यों के विधान मंडलों द्वारा साधारण बहुमत से पारित किया जाना चाहिए और यह बहुमत जो है सदन में उपस्थित सदस्यों के बीच मतदान से किया जाना चाहिए। इसके अलावा जो है कहा गया है कि राष्ट्रपति के लिए जो है विधेयक पर अपनी सहमति देना अनिवार्य है और वह ना तो विधेयक को अपने पास रख सकता है, ना ही संसद के पास पुनर्विचार हेतु वापस भेज सकता है। तो यहाँ पे जो है तीसरा भी गलत है, पहला भी गलत है, तो यहाँ पे केवल एक सही है। ये ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन है कि राज्य के निम्नलिखित नीति निर्देशक तथ्यों पर विचार कीजिए। पहला है कि पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करना अनुच्छेद 48(1) के तहत सम्मिलित है। इसके अलावा कहा गया है कि सामान्य न्याय को बढ़ाना या बढ़ावा देना और गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना नीति निर्देशक तथ्यों के तहत सम्मिलित है, ये पूछा गया है। लेकिन तीसरा भी कथन दे रखा है कि बालकों के स्वस्थ विकास के लिए अवसरों को सुरक्षित करना, ये भी सम्मिलित है। क्या मतलब कि नीति निर्देशक तथ्यों में। तो कहा गया है कि उपर्युक्त में से कितने DPSPS जो है 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा शामिल किए गए। तो इसके तहत जो है मूल रूप से 4 नए जो है निर्देशक तत्व जोड़े गए, जिनमें से था कि जो है बालकों के स्वस्थ विकास के लिए अवसरों को सुरक्षित करना अनुच्छेद 39 के तहत। तो तीसरा सही है। अगला है कि समान न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना अनुच्छेद 39(a) के तहत। दूसरा भी सही है। अगला है कि उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना, इसका प्रावधान 43(a) के तहत। लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है, तो इसको यहीं पे छोड़ते हैं। अगला है पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करना जो है अनुच्छेद 48(a) के तहत। तो इस प्रकार से सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 26। नीति आयोग के उपाध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि उसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है और दूसरा कथन है कि वह कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होता है। तीसरा है कि वह क्षेत्रीय परिषदों की बैठकों का पदेन अध्यक्ष होता है। तो उपर्युक्त में से कितने कथन जो है सही है। तो अध्यक्ष जो है भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। तो पहला कथन तो सही हो जाता है और जो है और ये तीसरा में देख लेते हैं, वह क्षेत्रीय परिषदों की बैठकों का पदेन अध्यक्ष होता है। तो जो है इन परिषदों की अध्यक्षता जो है नीति आयोग के अध्यक्ष या उनके द्वारा नामित व्यक्ति करते हैं, इसलिए जो है तो यहाँ क्षेत्रीय परिषदों के बारे में पूछा गया है। तो क्षेत्रीय परिषदों के बारे में जान लेते हैं। इन परिषदों का गठन एक से अधिक राज्यों या क्षेत्रों को जो है प्रभावित करने वाले विशिष्ट मुद्दों और आकस्मिकताओं के समाधान के लिए किया जाता है और इनका गठन एक जो है निश्चित कार्यकाल के लिए होता है और इनका आह्वान प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है और इसमें राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल शामिल किए जाते हैं और जो है इन परिषदों की अध्यक्षता नीति आयोग के अध्यक्ष या उनके द्वारा नामित व्यक्ति करते हैं, ठीक है। तो ये जो है कथन गलत हो जाता है
और अगला है कि उपाध्यक्ष के बारे में पूछा गया है, तो इसकी नियुक्ति जो है प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है और वह जो है कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होता है। तो पहला और जो है दूसरा सही है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, लोकायुक्त पद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि लोकायुक्त पद का गठन सर्वप्रथम 1971 में महाराष्ट्र में हुआ था, और दूसरा कथन है कि किसी राज्य के लोकायुक्त की नियुक्ति सदैव जो है संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है। तीसरा कथन है कि लोकायुक्त द्वारा की गई सिफारिशें मात्र सलाहकारी प्रकृति की होती हैं और वे राज्य सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होती हैं। तो उपरयुक्त में से कौन से कथन सही हैं, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो है देखा जाए तो लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम जो 2013 में जो है लागू हुआ, तो इससे पहले जो है कई राज्यों ने लोकायुक्त नियुक्त कर रखे थे हालांकि, और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो है सर्वप्रथम लोकायुक्त का गठन जो है 1971 में हुआ महाराष्ट्र में। तो यहाँ पे जो है हालांकि उड़ीसा में जो है इस संबंध में अधिनियम 1970 में ही पारित हो चुका था, परंतु 1983 में इसे लागू किया गया, इसलिए जो है वहाँ पे जो है ये नहीं मानी जाएगी प्रक्रिया लागू हुई, सबसे पहले महाराष्ट्र में मानी जाएगी। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। लेकिन जो है दूसरे कथन की ओर हम आगे बढ़े, तो दूसरे कथन में हम लोग क्या देखते हैं कि जो है दूसरे कथन में हम लोग देखते हैं कि किसी राज्य के लोकायुक्त की नियुक्ति सदैव संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है। तो बताइए ये सही होगा या नहीं होगा। तो लोकायुक्त व उप लोकायुक्त की नियुक्ति जो है संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है, ना कि जो है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो इस संबंध में हालांकि जो है राज्यपाल जो है परामर्श ले सकता है निम्न लोगों से, जैसे कि संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय या मुख्य न्यायाधीश से परामर्श ले सकता है, और राज्य विधानसभा के विपक्ष के नेता उनसे परामर्श ले सकता है, विधानसभा के अध्यक्ष हैं, वैकल्पिक रास्ते खुले हैं उनके लिए, राज्यपाल के लिए। यदि राज्य में विधान परिषद है तो विधान परिषद के सभापति और विधान परिषद के विपक्ष के नेता से भी परामर्श लिया जा सकता है। तो यहाँ पे जो है दूसरा कथन गलत हो जाता है। लेकिन जो है ये कहा गया है कि लोकायुक्त द्वारा की गई सिफारिशें मात्र सलाहकारी प्रकृति की होती हैं और वे राज्य सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होती। तो ये जो है तीसरा भी सही है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, पहला और तीसरा सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 28, रक्षा क्षेत्र के संदर्भ में वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि यह सतह से हवा में मार करने वाली जो है पोर्टेबल मिसाइल है। दूसरा कथन है कि इसे रक्षा समझौते के तहत इजराइल से खरीदा गया है। तो 28 का सही जवाब है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो केवल पहला कथन सही है कि यह पोर्टेबल जो है मिसाइल है और ये सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, और इसे जो है हैदराबाद स्थित रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के रिसर्च सेंटर जो है इमरत द्वारा जो है DRDO की अन्य प्रयोगशालाओं तथा भारतीय औद्योगिक भागीदारों के सहयोग से स्वदेशी रूप से डिजाइन किया और विकसित किया गया है। तो यहाँ पे जो है दूसरा कथन गलत हो जाता है, केवल पहला कथन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यह दुनिया की सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है जिसमें हाल ही में पुनः विस्फोट हुआ है। यह दुनिया के सबसे बड़े सक्रिय ज्वालामुखी मौना लोआ के पास अवस्थित है। उपर्युक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किस ज्वालामुखी का वर्णन किया जा रहा है। तो ये जो है विवरण जो है माउंट किलाउआ जो है ज्वालामुखी है उसका विवरण है। तो ये जो है हवाई द्वीप पर स्थित है। तो यहाँ पे जो है ए ऑप्शन सही जवाब है। किलाउआ ज्वालामुखी जो है सक्रिय सील्ड ज्वालामुखी है और जो है सील्ड ज्वालामुखी से जो है कम श्यानता वाले जो है मैग्मा का जो है उद्गार होता है और इसलिए इस प्रकार के ज्वालामुखी की ढाल जो है मंद होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्वर्ण सिंह समिति की निम्नलिखित में से कौन सी एक सिफारिश मूल कर्तव्यों के तहत संविधान में समाविष्ट की गई है। तो इसमें जो है एक जो प्रावधान है, हालांकि थोड़ा सा समझ लेते हैं। स्वर्ण सिंह जो है समिति क्या थी, तो भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों को शामिल करने पर सुझाव देने के लिए कांग्रेस की सरकार ने 1976 में स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया
और केंद्र में कांग्रेस की सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार किया तथा 1976 में जो है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम को लागू किया और इस संशोधन के द्वारा संविधान में एक नया भाग अर्थात 4A को शामिल किया गया। इस नए भाग में केवल एक अनुच्छेद अर्थात अनुच्छेद 51A है। तो यहाँ पे जो है स्वर्ण सिंह ने जो है इसके तहत जो है कुछ जो है अपने विचार दिए और सिफारिशें की, वो उनका विवरण किया गया है। तो उनमें से एक ये था कि जो है पहले के बारे में बात कर लेते हैं कि किसी भी कर्तव्य का अनुपालन न करने वह मानने से इनकार करने पर संसद द्वारा ऐसा जुर्माना लगाने या सज़ा को लागू करने के लिए प्रावधान किया जा सकता है जिसे उपयुक्त समझे। तो यहाँ पे ये कथन सही नहीं है। इसके अलावा जो है एक और दे रखा है कि इस प्रकार के जुर्माने या दंड को लागू करने वाले किसी भी कानून पर जो है किसी मूल अधिकार के उल्लंघन के अधिकार पर या संविधान के किसी अन्य उपबंध की प्रतिकूलता के आधार पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न नहीं उठाया जाएगा। तो यहाँ पे जो है डी भी सही नहीं है। इसके अलावा जो है करों का भुगतान करना भी नागरिकों का एक मूल कर्तव्य होना चाहिए, ये भी सही नहीं है। ठीक है, लेकिन देश की रक्षा करना और ऐसा करने के लिए आह्वान करना जो है राष्ट्र की सेवा करना संविधान के अनुच्छेद 51A डी के तहत मूल कर्तव्यों का भाग है, इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है कि डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि यह ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। दूसरा कथन है कि इसका उद्देश्य भूमि अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण करना है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो 31 का सही जवाब क्या होगा? सी ऑप्शन, दोनों ही कथन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि ये बॉन्ड 5 वर्ष और 10 वर्ष की परिपक्वता अवधि के साथ जारी किए जाते हैं। दूसरा कथन है कि इनका द्वितीयक बाजार में व्यापार किया जा सकता है। तीसरा कथन है कि अभी तक अनिवासी भारतीयों को इनमें निवेश करने की अनुमति प्रदान नहीं की गई है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो 32 में देखते हैं, तो अनिवासी भारतीय के लिए बात हो रही है। तो हालांकि जो है इसमें जो है देखा जाए, तीसरे के लिए हम लोग बात कर लेते हैं। इन बॉन्डों में जो है निवेशकों द्वारा परियोजना से संबंधित किसी भी जोखिम को वहन नहीं किया जाएगा, और लेकिन कहा गया है कि अब जो है अनिवासी भारतीयों को भी इनमें निवेश करने की अनुमति है। तो इसलिए यहाँ पे तीसरा सही है और पहला दूसरा भी सही है, इसलिए यहाँ पे जो है सही जवाब क्या होगा? ए ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। भारत में मोटे अनाज के उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि गेहूं और धान की तुलना में जो है राष्ट्रीय स्तर पर इनकी प्रति हेक्टेयर पैदावार कम है। दूसरा कथन है कि पिछले 2 दशकों के दौरान भारत में इनका उत्पादन कम हुआ है। तो यहाँ पे जो है मोटे गेहूं से के संदर्भ में बात की जा रही है। तो हालिया संदर्भ में बात किया जाए तो संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। तो जो है यहाँ पे देखा जाए तो जो है 33 का सही जवाब क्या होगा? जो है सी ऑप्शन, दोनों ही कथन जो है सही है, क्योंकि जो है कहा गया है कि जो है भारत में जो है राष्ट्रीय औसत प्रति हेक्टेयर उपज जो है ज्वार के लिए लगभग 1 टन, बाजरा के लिए 1.5 टन और रागी के लिए 1.7 टन, जबकि गेहूं के लिए 3.5 टन और धान के लिए 4 टन ही उत्पादन हुआ है। इसके अलावा जो है वर्ष 2003-04 और 2021-22 के बीच जो है भारत का मोटे अनाज का उत्पादन, वास्तविक उत्पादन जो है 21.32 मिलियन टन से घटकर 15.92 मिलियन टन हो गया है। तो यहाँ पे जो है उत्पादन कम हुआ है, तो दोनों ही कथन सही है। हालांकि जो भारत विश्व में मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक देश भी है और भारत मोटे अनाजों के वैश्विक उत्पादन में 20% अपनी हिस्सेदारी रखता है और एशिया के उत्पादन में 80% के लिए जो है उत्तरदायी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। 34 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि जो है राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को इसके जारी होने की तिथि से 2 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है।
यानी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को इसके जारी होने की तिथि से 2 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है। और दूसरा कथन है कि यदि संसद के दोनों सदनों द्वारा इसका अनुमोदन किया जाता है तो आपातकाल 6 माह तक जारी रहता है और प्रत्येक 6 माह पर संसद के अनुमोदन द्वारा इसे अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। तो इसका जो है उद्घोषणा जो है संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत वर्णित किया गया है और उद्घोषणा के अनुसार बात की गई है कि जारी होने की तिथि से 1 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन किया जाना आवश्यक है। और जो है मूल रूप से जो है संसद द्वारा अनुमोदन के लिए दी गई समय सीमा 2 माह थी, किंतु 1978 के 44वें संशोधन द्वारा जो है इसे कम कर दिया गया। तो इसलिए जो है पहला कथन यहाँ पे जो है सही नहीं है, लेकिन जो है संसद के दोनों सदनों द्वारा इसका अनुमोदन होना आवश्यक है। यदि अनुमोदन हो जाता है तो आपातकाल जो है 6 माह तक जारी रहेगा और प्रत्येक 6 माह तक संसद के अनुमोदन द्वारा इसे अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ पे केवल दूसरा कथन सही है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही जवाब होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। 35 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A मूल कर्तव्यों से संबंधित उपबंध प्रदान करता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से किस अधिनियम का कुछ मौलिक कर्तव्यों के कार्यान्वयन पर प्रभाव पड़ता है? पहला है राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971, दूसरा है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, तीसरा है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, चौथा है विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1967। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो यहाँ पे जो है सही जवाब क्या है? चारों ही ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। क्योंकि जो है राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 भारत के संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान के अनादर का निवारण करता है। इसके अलावा जो है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 जो है जाति और धर्म से संबंधित अपराधों पर दंड का प्रावधान करता है। और जो है विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1976 जो है किसी सांप्रदायिक संगठन को गैर कानूनी घोषित करने की व्यवस्था करता है। इसके अलावा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 जो है भ्रष्टाचार में संलिप्त धर्म के आधार पर मत मांगने, लोगों में धर्म, जाति, भाषा आधार के आधार पर विभेद बढ़ाने वाले संसद सदस्यों एवं राज्य विधानमंडल सदस्यों को अयोग्य घोषित करने की व्यवस्था करता है। इसके अलावा जो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 जो है दुर्लभ और लुप्त प्राय प्रजातियों में व्यापार पर प्रतिबंध लगाने की व्यवस्था करता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 36। भारतीय संघ में किसी नए राज्य का प्रवेश करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? तो इसे जो है संसद को अधिकृत किया गया है और इसकी व्यवस्था अनुच्छेद 3 में किया गया है, जिसके तहत कहा गया है कि किसी राज्य में उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या 2 से अधिक राज्यों को या राज्यों के भाग को मिलाकर या किसी राज्य के क्षेत्र को किसी अन्य राज्य के भाग के साथ मिलाकर एक नए राज्य का निर्माण किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, देखते क्वेश्चन नंबर 37। नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित अधिकारों पर विचार कीजिए। पहला है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद के विरुद्ध अधिकार। दूसरा है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता का अधिकार। तीसरा है लोकसभा और राज्य विधानसभा के निर्वाचनों में मतदान का अधिकार। तो उपर्युक्त में से कितने अधिकार एवं विशेषाधिकार भारत के नागरिकों को प्राप्त है किंतु विदेशियों को प्राप्त नहीं है? तो 37 में यहाँ देखते हैं, तो जो है 37 में देखा जाए तो धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद के विरुद्ध अधिकार जो है अनुच्छेद 15 के तहत निहित है। और लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता का अधिकार जो है
अनुच्छेद 16 के तहत निहित है। इसके अलावा लोकसभा और राज्य विधानसभा के जो है निर्वाचनों में मतदान का अधिकार जो है भी है। तो यहाँ पे जो है सही जवाब क्या होगा, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के भाग 4 में वर्णित राज्य की नीति के निर्देशक तत्व किसी भी तरह से भाग 3 द्वारा गारंटीकृत मूल अधिकारों को निरस्त या न्यून नहीं कर सकते। दूसरी तरफ उन्हें भाग 3 में निर्धारित मूल अधिकारों के अनुरूप होना चाहिए और इनके पूरक के रूप में कार्य करना चाहिए। लेकिन संविधान संशोधन अधिनियमों को लागू करके मूल अधिकारों को संसद द्वारा संशोधित किया जा सकता है। निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था की है? तो इस केस का नाम है चंपकम 2 राजन मामला था 1951 में। इसमें जो है उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था की। तो यहाँ पे जो है ए ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि जब भी संविधान सभा की बैठक विधायी निकाय के रूप में होती थी, इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। दूसरा कथन है कि संविधान सभा ने राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत को 1947 में अपनाया था। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो संविधान सभा ने राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत को 1947 में अपनाया था। 1947 में नहीं, राष्ट्रगान को जो है 24 जनवरी 1950 में अपनाया था और जो है 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को भी अपनाया था। तो यहाँ पे दूसरा कथन गलत है। और जो है जब भी संविधान सभा की बैठक जो है संविधान सभा के रूप में होती थी, तो इसकी अध्यक्षता जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे तथा बैठक जो है बतौर विधायिका होती थी। तो इसकी अध्यक्षता जो है जीवी मावलंकर करते थे, ना कि जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसलिए पहला भी गलत है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही जवाब होगा। क्योंकि जो है एक और बात समझ लेते हैं कि संविधान सभा की जो है पहली बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को हुई और 13 दिसंबर 1946 को जो है जवाहरलाल नेहरू ने सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। इससे जो है संवैधानिक संरचना के मूल सिद्धांतों और दर्शन को निर्धारित किया गया और इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को सभा द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया और 3 जून 1947 को भारत के विभाजन के लिए पेश की गई माउंटबेटन योजना को स्वीकारने के बाद अधिकांश रियासतों के प्रतिनिधियों ने संविधान सभा में अपना स्थान ग्रहण कर लिया और भारतीय डोमिनियन से जो है मुस्लिम लीग के सदस्य भी सभा में शामिल हो गए थे। तो इस प्रकार जो है संविधान सभा का विस्तार चलता रहा। तो हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन 40 नंबर की ओर। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में सुर्खियों में रहे यूनिवर्सल सीरियल बस टाइप सी कनेक्टर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि यह जो है प्रतिवैधता के साथ एक 2 तरफा कनेक्टर है और दूसरा कथन है कि यह पूर्व के यूएसबी प्रकारों के साथ बैकवर्ड जो है कंपैटिबल नहीं है, बैकवर्ड जो है कंपैटिबल नहीं है। तो यहाँ पे उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे जो है दोनों कथन सही है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। और जो है हालांकि इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य यह है कि मार्च 2025 तक जो है देश में बेचे जाने वाले विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए समान चार्जिंग समाधान प्रदान किया जाए। तो जो है यहाँ पे यही व्यवस्था है। आगे जो है इसका और भी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए आप लोग इसकी पीडीएफ में देख सकते हैं। बहुत लंबा इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है, लगभग जो है 1 पेज के आसपास, जो संभव नहीं है 2 घंटे के पेपर में समझाना। तो मतलब कि शॉर्ट एक्सप्लेनेशन ही हम लोग समझा सकते हैं। तो उसी पे हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि विश्व सामाजिक रिपोर्ट 2023 ने मैड्रिड इंटरनेशनल प्लान ऑफ एक्शन ऑन एजिंग के 20 वर्ष पूरे होने की स्मृति में लिविंग नो वन बिहाइंड इन एन एजिंग वर्ल्ड को मूल विषय के रूप में अपनाया है। दूसरा कथन दे रखा 2022 में मैड्रिड इंटरनेशनल प्लान
ऑफ एक्शन ऑन एजिंग के अंगीकरण के 20 वर्ष पूरे हुए हैं। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन जो है सही है? तो यहाँ पे देखा जाए तो कथन तो दोनों सही हैं तथा कथन दूसरा जो है एक की सही व्याख्या भी कर रहा है। ये ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से कौन से जो है संसदीय लोकतंत्र के लाभ हैं? तो संसदीय लोकतंत्र के लाभ कौन से हैं? तो एक होता है विधायिका और कार्यपालिका के जो है मध्य जो है सामंजस्य होना। तो यहाँ पे जो है चौथा ऑप्शन दे रखा है। उत्तरदायी सरकार का होना, ये भी दे रखा है। और वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था, ये नहीं है। व्यापक प्रतिनिधित्व, ये भी दे रखा है। अगला है जो है निरंकुशता को रोकना और नीतियों की जो है निश्चितता। इसके अलावा अस्थायी सरकार, मंत्रिमंडल की निरंकुशता और शक्तियों के कठोर पृथक्करण के विरुद्ध जो है। अगला दे रखा है अकुशल व्यक्तियों द्वारा सरकार का संचालन। तो यहाँ पे जो है तीसरा भी सही है। इस प्रकार से यहाँ पे सही आंसर होगा। सही आंसर क्या होगा? शक्तियों के कठोर पृथक्करण के विरुद्ध दे रखा है। तो यहाँ पे यह नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, केवल डी ऑप्शन सही होगा, पहला, दूसरा और चौथा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। हाल ही में सुर्खियों में रही ज्वारी विघटन घटना का निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो यहाँ पे जो है यह ब्लैक होल द्वारा किसी तारे का जो है विनाश है। ये जो है सर्वोत्तम उदाहरण है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है, क्योंकि जो है हाल ही में जो है नासा के टेलीस्कोप द्वारा एक विशाल ब्लैक होल को एक तारे का विनाश या उसे अपने अंदर समाहित करते हुए देखा गया था। और ब्लैक होल द्वारा किसी तारे को समाहित करने वाली यह घटना जो है 5वां निकटतम उदाहरण है। और यह घटना पृथ्वी से 250 मिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक अन्य आकाशगंगा के केंद्र में घटित हुई थी। तो इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो पहला है उपकरण दे रखा है परिप्रेक्ष्य, जिसके सामने दे रखा है एक ऐसी प्रक्रिया जिसके जरिए सीधे मतदान द्वारा विधायी व्यवस्था निर्धारित होती है। दूसरा है प्रत्यावर्तन, जिसके सामने दे रखा है एक ऐसा तरीका जिसके द्वारा लोक महत्व के किसी मुद्दे पर लोगों की राय ली जाती है। तीसरा दे रखा है जनमत संग्रह, एक ऐसा तरीका जिसके द्वारा मतदाता किसी प्रतिनिधि को उसके कार्यकाल की जो है समाप्ति से पहले हटा सकते हैं। तो उपर्युक्त युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है, ये आपको बताना है। तो 44 का जो है सही सुमेलन क्या है? जो है 44 का सही सुमेलन है केवल पहला सही सुमेलित है, बाकी जो है गलत है। क्योंकि दूसरे का एग्जाम्पल ये है और तीसरे का एग्जाम्पल ये है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 45। राज्य की नीति निर्देशक तथ्यों को संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित किया गया है। इस संदर्भ में संविधान निर्माताओं ने निम्नलिखित में से किन से प्रेरणा प्राप्त की है? पहला है आयरलैंड का जो है संविधान, दूसरा है भारत सरकार अधिनियम 1935 में वर्णित अनुदेश पत्र, तीसरा है गांधीवादी विचारधारा, चौथा है भारत का स्वतंत्रता संग्राम। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करना है। तो यहाँ पे 45 का देखा जाए तो ये विचार संविधान निर्माताओं ने जो है इस विचार को नीति निर्देशक तथ्यों को जो है 1937 के जो है आयरलैंड के संविधान से जो है लिया है। और इसके अलावा जो है इसमें कहा गया है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में वर्णित अनुदेश पत्र भी शामिल है, क्योंकि ये एक अन्य स्रोत है। और गांधीवादी विचारधारा भी है और भारत का स्वतंत्रता संग्राम भी है, इसलिए यहाँ पे तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाता है। चारों ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 46। संघ या किसी राज्य के कार्यकलाप से संबंधित सेवाओं और पदों के लिए नियुक्तियां करने में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के दावों का प्रशासन की दक्षता बनाए रखने की संगति के अनुसार ध्यान रखा जाएगा। यह प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में उपबंधित किया गया है? तो यहाँ पे जो है यह जो है भाग 4 में उपबंधित किया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47।
47 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। पहला है राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये कहाँ से लिया गया है? तो देखते हैं राष्ट्रपति पर महाभियोग का जिक्र कहाँ पर किया गया है। तो जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग का जिक्र जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो इसका मिलान सही है। संसदीय विशेषाधिकार के सामने लिखा है ब्रिटेन की परंपरा से लिया गया है। तो संसदीय विशेषाधिकार संसदीय विशेषाधिकार ये संसदीय विशेषाधिकार जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, ये भी सही है। तीसरा है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने का जो है प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो लिखा है आयरलैंड के संविधान से। तो ये जो है ये प्रावधान जो है लिया गया है, हालांकि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, लेकिन आयरलैंड के संविधान दे रखा है, तो ये गलत हो जाता है। पहला दूसरा सही है, तो केवल 2 सही है, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। भारतीय संविधान में निहित राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के तहत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। पहला है कि बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसरों को सुरक्षित करना। दूसरा है कृषि को आधुनिक तथा वैज्ञानिक आधार पर संगठित करना। तीसरा है गोवध पर रोक लगाना। चौथा है सहकारी समितियों का प्रचार करना। तो उपर्युक्त नीति निर्देशक तत्वों में से कौन सा जो है उदारवादी बौद्धिक सिद्धांतों पर आधारित है? तो यहाँ पे देखा जाए तो जो है केवल जो है दूसरा जो है कृषि को जो है आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर संगठित करना जो है प्रावधान जो है अनुच्छेद 48 में निहित है। इसके अलावा जो है अन्य जो है गोवध पर रोक और सहकारी समितियों का जो है प्रचार जो है गांधीवादी विचारधारा से संबंधित है, और बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसर को सुरक्षित करना समाजवाद की विचारधारा से संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर जो है 49। क्वेश्चन नंबर 49 है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है कि इसकी स्थापना भ्रष्टाचार की रोकथाम हेतु गठित